आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि इस प्रोग्राम को लेकर जब भी हम लोग बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन जाती है साल 2018 में, जब इस प्रोग्राम को लेकर बातचीत शुरू हुई। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम लोग बचपन से इसके बारे में सुनते आए हैं, और अगर इतने समय से इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत हो रही है तो कोई कॉन्क्रीट स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा है। देखिए, इनिशियली जब इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत शुरू हुई थी तब भारत FGFA प्रोग्राम में एक को डेवलपर था, और आइडिया था कि उस प्रोग्राम से जो भी टेक्नोलॉजी भारत आएगी उसको Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये लॉजिकल स्टेप था, क्योंकि अगर आपने यूएस में चीजों को देखा होगा तो F-35 और F-22 प्रोग्राम से बहुत सारी टेक्नोलॉजी F-15 और F-16 में गई। हालांकि बाद में भारत पाकफा T-50 प्रोग्राम से बाहर निकल आया, और नेचुरल था कि वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। साल 2018 के आसपास जब भारत FGFA प्रोग्राम से बाहर निकला था तो आइडिया था कि भारत अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करेगा, और वो प्रोग्राम था आर्म का। वहीं अगर सुपर सुखोई की बात की जाए तो इसको लेकर प्लान चेंज हुआ और डिसाइड किया गया कि इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है उसको मॉडिफाई करके भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फ्रैंकली इस तरीके के चेंजेस जब भारत करता है तो प्रोग्राम के नाम बदल देने चाहिए, और साल 2018-19 में ये चीज कह दी जानी चाहिए थी कि सुपर सुखोई प्रोग्राम बंद हो गया है और सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेवलप ही की जा रही थी, और आइडिया था कि जब तेजस मार्क 1, मार्क 1A, मार्क 2 या आमका के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी उसको सुखोई 30 MKI के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। अब अगर एक फाइटर जेट को लेकर आप 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे तो वो होंगी इसके रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और इंजन। वहीं अगर क्षमताओं की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इनका वेपन सिस्टम्स। सबसे पहले बात करते हैं इंजन को लेकर। देखिए, जब भी किसी फाइटर जेट को आप नई टेक्नोलॉजी से लैस करते हैं तो कोशिश की जाती है कि इनके इंजन को और बेहतर किया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाए। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI में जो इंजन यूज किए जाते हैं वो AL-31 FP इंजन हैं, जिनके 2 एडवांस वेरिएंट साल 2007 और साल 2008 में बनाए गए, AL-31 FM1 और AL-41 इंजन। हालांकि भारत की तरफ से काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करके AL-31 FP इंजन को भारत में असेंबल करने का प्रोसेस शुरू किया गया था, और क्योंकि इन दोनों नए इंजन में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं था, इस वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से इंजन चेंज को लेकर तो बात ही नहीं की गई थी। साल 2008 से भारतीय वायुसेना रशिया के केवल एक ही इंजन में इंटरेस्टेड रही है, और वो इंजन था AL-51 जो Su-57 में यूज किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये इंजन फुल स्विंग प्रोडक्शन में नहीं गया है, लेकिन साइमल्टेनियसली रशिया की तरफ से एक और नया इंजन बनाया जा रहा है जो 177S कहलाता है, और माना जा रहा है कि रशिया की तरफ से ये इंजन हर उस ऑपरेटर को ऑफर किया जाएगा जो AL-31 FP ऑपरेट करता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक ये इंजन बनकर तैयार नहीं हुआ है, और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास में किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं है। फिर बात करते हैं रेडार्स की। करंट सुखोई 30 MKI में बार्स रेडार का प्रयोग किया जाता है, और यह काफी केपेबल रेडार है। अब इसके रिप्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए तो ऑप्शन थे इर्बिस ई रेडार जो Su-35 में यूज किया जाता है, या फिर स्क्रैच से अपना इंडिजिनस प्रोग्राम डेवलप करना जो इवेंचुअली आपको रेडार प्रोवाइड करे। इर्बिस ई एक डिसेंट रेडार है, लेकिन ये एक हाइब्रिड पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार है, और आज की तारीख में लगभग सारी एयरफोर्स एईसा रेडार्स की तरफ जा रही। इनिशियली आइडिया था कि उत्तम एईसा रेडार को स्केल अप करके Su-30 MKI में यूज किया जाएगा, लेकिन Su-30 MKI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका पोटेंशियल इनॉर्मस है, और उस चीज को समझते हुए विरूपाक्षा रेडार बनाया जा रहा है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि विरूपाक्षा रेडार रिसेंटली टेस्ट जिग के ऊपर डाला गया है, और ये चीज इंडिकेट करती है कि अभी इसके डेवलपमेंट में थोड़ा समय लगेगा। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की। देखिए, जब बाकी सारी चीजों में समय लग रहा था तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम DRDO की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को इनॉर्मसली इंप्रूव किया गया। अगर रेडार वार्निंग रिसीवर से शुरू किया जाए तो पहले तरंग बनाया गया, फिर तरंग मार्क 2 बनाया गया, फिर ध्रुति बनाया गया, फिर एनहांस ध्रुति बनाया गया, और इस समय चीजें काफी एडवांस स्टेजेस पे हैं, जहां पर RF सॉक बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं, और प्रोजेक्ट नभचक्षु के तहत इनको भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर जैमिंग पॉड की बात की जाए तो शिवा पॉड से लेकर आज के ASPJ तक टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, और आप ना ही केवल डिजिटल हुए हैं बल्कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर मूव हो चुके हैं। अब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो रेडार अभी अवेलेबल नहीं है, इंजन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात की जाए तो इंटीग्रेशन चालू है,
और अगर वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो SU-30 MKI के साथ में ब्रह्मोस एयर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जा चुकी है। अस्त्रा मार्क 2 इम्प्रूव्ड की जो टेस्टिंग चल रही है वो भी Su-30 MKI के साथ में ही चल रही है। वहीं अगर बात की जाए तारा, गौरव, गौतम एक्सेट्रा की, तो ये टेस्टिंग भी Su-30 MKI के साथ ही में चल रही है। इन शॉर्ट ये अपग्रेड MiG-29 के अपग्रेड के जैसा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे फेजेस में किया जाएगा जैसे जैसे सिस्टम्स अवेलेबल होंगे। होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।